नमस्कार जी। आज हम भटीपुरा मेरठ आए हैं और जाट ट्रेड सेंटर के माध्यम से आप जिस तरह से अलग अलग शख्सियतों की बिज़नेस एक्सपीरियंस देख रहे हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने भाई साहब से बात करने आए हैं। और भाई साहब अपना परिचय देंगे। मेरा नाम कृष्णपाल आज़ाद है और उसके बाद परिचय के बाद अपने बारे में बताएंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्या बातें होने वाली हैं और आपके लिए कितनी ये महत्वपूर्ण रहेंगी। जी भाई साहब। राम राम कृष्णपाल भाई, स्वागत है आपका काजला नेचुरल फार्म में। जी। देखने वाले साथियों, मेरा नाम नितिन काजला है और ये गांव भटीपुरा है मेरठ में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश का ज़िला मेरठ, और उसमें गांव ये भटीपुरा है। और ये हमारा काजला नेचुरल फार्म है। ये करीबन 6 एकड़ ज़मीन है और इसमें हम पिछले 8 सालों से 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। जो भी फसलें इसमें उगाई जाती हैं उनमें किसी भी स्टेज में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता, चाहे वो डीएपी है, चाहे वो यूरिया है या पोटाश है या बाद में छिड़कने वाले कीटनाशक हैं या फफूंदनाशक हैं या कोई भी खरपतवार नाशक है। वो किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इन खेतों में नहीं डाला जाता। पूरी तरह से प्राकृतिक 100% ऑर्गेनिक प्रोड्यूस यहाँ पे तैयार होते हैं। लगभग 8 साल से मैं इसको कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं जॉब में था और मैं फार्मा लाइन में था, तो वहाँ अच्छी खासी कमाई मेरी होती थी। तो फिर धीरे धीरे सिस्टम को समझते रहे हम लोग। ये देखा कि भाई, हम लोग अक्सर चर्चा करते थे कि जो ये दवाइयाँ हैं इनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। फिर धीरे धीरे हमें पता चला यार साइड इफ़ेक्ट तो हमारे खाने के भी होने लगे हैं। आजकल का भोजन भी इतना जहरीला हो गया है कि उससे भी नुकसान होने लगा। तो थोड़ा स्टडी किया, 2-4 जगह घूमा, किसानों से मिला। फिर ये बात समझ में आई कि हाँ भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसी चीज़ होती है, नेचुरल फार्मिंग होती है और इस तरह से की जा सकती है। तो ये मैं, आप ये मानिए, नवंबर 2014 से मैं आ गया था नौकरी छोड़ के। अच्छा। और तब से अपने खेतों पे ही ध्यान है। अधिकतर जो हमारे किसान भाई हैं वो जो एक चल रहा है, जो ढर्रे वाली खेती जिसको कह सकते हैं हम, उसी पर लगे हुए हैं। और जिसका रिजल्ट निकल के ये आया है कि आज समाज में एक धारणा बन गई है कि खेती एक ऐसा काम है जो हम मुख्य व्यवसाय के रूप में नहीं कर सकते। और भाई जो है इस काम को मुख्य व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। किसान तबका जाट ट्रेड सेंटर, क्योंकि जाट समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा बाज़ार में पार्टिसिपेशन कम है। हम मोटिवेशन दें हमारे युवकों को, नौजवानों को, काम सिखाएं, बिजनेस में अपनी संख्या बढ़ाएं, बाज़ार में अपनी संख्या बढ़ाएं। तो बाज़ार का ही यह एक हिस्सा है कि खेती को हम बिजनेस की तरह कैसे कर सकते हैं, जिससे कि ये ना रहे कि भाई कोई लड़का, कोई नौजवान खेती कर रहा है तो भाई ये तो कुछ मज़े वाली बात नहीं है। एक सोच है ये। तो भाई साहब, ये कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? कहाँ से प्रेरणा मिली? किसने कहा कि भाई ऐसे भी खेती होती है और ये प्रॉफिट रहेगा? क्या जैसे मैंने आपको बताया कि स्वयं से हम लोग दवाइयों पे चर्चा करते थे, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स पे चर्चा करते थे, और फिर खाने के साइड इफ़ेक्ट्स पे चर्चा करने लगे। फिर थोड़ा स्टडी किया तो इसकी पता चली। फिर आके थोड़ा बहुत करके देखा। शुरुआत में कुछ विफलताएं मिली, उसकी भी चर्चा करूँगा मैं आगे। और फिर धीरे धीरे इसमें सही चीज़ों को समझ के सही तरीके से, क्योंकि अपन मार्केटिंग के बंदे तो थे, बेचना तो हमें आता था, उगाने में समस्याएं आई। फिर वो उसमें अच्छे लोगों से जुड़े, वो चीज़ें आई। जैसा आपने कहा ना, एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी कि ये कहा जा रहा है कि भाई खेती जो है अब घाटे का सौदा है, खेती में अब जान नहीं बची। और ये कृष्णपाल भाई वास्तविकता है। जो हमारी परंपरागत कृषि है इस समय, वो वाकई में घाटे का सौदा हो रखा है। आज की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति किराए पे जमीन लेके और सारे काम किराए से कराए, ट्रैक्टर भी हो, पानी भी मोल का हो और सारी मजदूरी लगाए, तो खेती में 1 रुपया नहीं बचता, उल्टा घाटे में जाती है। ये तो हमारे बाप दाताओं की, हमें ये उपहार मिल गया, ज़मीनें हैं हमारे पास, फ्री की मिली हुई हैं। इनकी हम कॉस्टिंग की वैल्यू नहीं करते। किसान अपनी जो मेहनत खेत में कर रहा है उसको नहीं जोड़ता, तो ऐसा लगता है कि भाई खर्चा चल रहा है इसमें, और बस खर्चे भी बामुश्किल चल रहे हैं। तो अगर यही खेती हम करते रहेंगे तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि घाटे का सौदा होना है। क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड आ गया है, कृषि की जो उपज है उसको भाव नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से तो मामला गड़बड़ होगा। तो और इसमें जाके फिर हमें कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि हम थोड़ा सा इसको कमर्शियलाइज फार्मिंग पे जाएं। अब उसमें कई तरीके हैं। जैसे कोई आप ये मान के चलो कि भाई मशरूम की फार्मिंग कोई भाई कर रहा है ना, या हमारी ऑर्गेनिक की फार्मिंग है। ये गेहूं, धान, गन्ना, इनसे अलग हटके कुछ अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे कि वेजिटेबल फार्मिंग है, उसमें अच्छी
इनकम है। मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को चुना क्योंकि मेरा प्रकृति से पहले से बहुत जुड़ाव था और ये मुझे पता था क्योंकि घर पे खेती होती थी कि हाँ भाई कितना केमिकल इसमें डलता है। आज भी मैं देखता हूँ, जब से मैंने शुरू किया था ना उससे तो दुगना हो गया इन 8 सालों में, 8-9 सालों में। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, इन सब चीज़ों को लेके दुगना हो गया। बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। एक सवाल अभी मन में आ रहा है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे सवाल होने हैं, बहुत सारे जवाब होने हैं, पर एक जो इंस्टेंट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अपने गांव में कितने लोग हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? मेरे हम उम्र ही 2-3 साथी हैं जो थोड़ा बहुत अपने घर के लिए करते हैं। कॉमर्शियल वो भी नहीं करते आपसे प्रेरणा क्योंकि वही पारिवारिक दबाव वाली बात होती है। तो वो अपने घर के लिए तो ऑर्गेनिक कर ले रहे हैं। लेकिन बात मेन वही है कि चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो जब कोई युवा खेती करना चाहता है, खासकर ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है, जैविक खेती करना चाहता है, तो सबसे बड़ा दबाव जो आता है वो घर की तरफ से आता है कि इसमें कुछ पैदा नहीं होगा। क्योंकि सबको ये लगता है, हर किसान को ये लगता है कि जिस साल मैं 1 कट्टा यूरिया कम डालता हूँ उस साल मेरी उपज गिर जाती है। तो जब उनसे ये कहा जाए कि भाई अब यूरिया डालना ही नहीं है, डीएपी डालना ही नहीं है, कोई केमिकल डालना ही नहीं है, तो सीधी छूटम छूट ये बात आती है कि भाई इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है खेती कॉमर्शियल फार्मिंग में जाने के लिए, साथ ही साथ स्पेशली ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने के लिए। तो चैलेंज तो आता है। अब कोई आधा हिम्मत कर लेता है हम जैसा, तो आज आप लोगों के भाइयों के सहयोग से अच्छा काम भी है, अच्छा नाम भी है, ठीक ठाक पैसे भी अपने परिवार लायक कमा लेते हैं। बिल्कुल। और आपके पास ऐसा अनुभव है, ऐसी चीज़ें बताने को हैं जिन्हें सुनकर जाहिर सी बात है आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। भाई साहब, बहुत कॉमन में एक और चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं कि किसी भाई ने ऑर्गेनिक शुरू किया, ऑर्गेनिक पे काम करना, 1 साल किया, 2 साल किया, फिर उसके बाद वो निराश हो गया, फिर बंद कर दिया, वापस ट्रेडिशनल। हाँ, तो क्या समस्याएं रहती हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? मतलब देखिए, ये जैसे आज आप भी हमें इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। इस सोशल मीडिया के ये फ़ायदे हैं कि एक अच्छी चीज़ आप तक पहुंच रही है। इसी सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे हैं, एक तो गुरु कई सारे आ गए, है ना, इसमें भी गुरु सिस्टम आ गया कि ऐसे कर लोगे इतनी उपज आ जाएगी और बिना लागत के खेती हो जाएगी। कॉन्सेप्ट नहीं समझा। ठीक है। मैंने मान लो अगर मैं कोई नया व्यक्ति हूँ, इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा हूँ, यूट्यूब की वीडियो मैंने देख लिया कि नितिन भाई का तो गुड़ 120 रुपये किलो बिक रहा है, खांड 250 रुपये किलो बिक रही, हम भी करेंगे। ठीक है। अब उस हम भी करने में फोकस तो ये हो गया कि हम गुड़ बनाएंगे और गुड़ बेचेंगे, लेकिन वो जो शुरुआत है, जो जमीन है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो ये मान के चलो आप संरचना है, वो बिगड़ी पड़ी है, उसके ऊपर फोकस नहीं करा। तो एक ये साइंस है, मतलब खेती को ये माना जाता है खेती तो ऐसी हो जाती है, बीज फेंका, खाद फेंका, पानी दिया, कटवा ली, माल तैयार हो गया। बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइंस इसमें नहीं लगानी पड़ती। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, हम अपनी फसल को पोटाश नहीं दे सकते, फास्फोरस नहीं दे सकते, कैल्शियम नहीं दे सकते, तो उनके वैकल्पिक उपाय हम क्या करें और इस ज़मीन को हम उतना मजबूत कैसे करें कि भाई ये बिना उन चीज़ों के भी पैदा देना शुरू कर दे। ठीक है। तो वो एक टेक्निकल मामला है। उस टेक्निकल मामले को बिना समझे जो इसमें घुसेगा तो नुकसान है। 1 साल 2 साल इसलिए चल जाता है कि जो हम खाद दे रहे हैं वो कुछ डिपॉजिट हो जाता है खेत में। 10-20 साल से जो चीजें चल रही हैं, वो कुछ डिपॉजिट है, उसके भरोसे फसल चल जाती है और वैकल्पिक व्यवस्था हम कर नहीं रहे। तो फिर वो दूसरे खासकर तीसरे साल में जाकर फसल एकदम डाउन मार जाती है। जो हमारा 40-50% उत्पादन आ रहा था वो और डाउन हो जाता है और उस डाउन होने की वजह से फिर फसल आगे नहीं चल पाती, तो बंदा निकल जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि पहले टेक्निकली इसे समझो, अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग लो और खेत में घुसने से पहले 1 साल लगाओ उन किसानों के पास जो इस काम को कर रहे हैं सफलतापूर्वक। देखो, भालो, उनसे सीखो, समझो, तब जाके आप ये निर्णय लो कि भाई हमें ये काम करना है। अच्छा, जब आप तो इसको मुख्य बिजनेस के रूप में कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा मतलब ब्रेड एंड बटर, मेरा जो सारी जो आय है, मेरा घर परिवार चलाने के, मेरे घूमने फिरने के जो भी खर्चे हैं वो सब खेती से निकलते हैं। मेरे पास कोई दूसरा साइड बिजनेस नहीं है। ठीक है। और क्या क्या उत्पाद हम बेच रहे हैं? हम भाई इनमें गन्ना लगाते हैं मुख्य रूप से, मतलब मेरा जो फेमस होना या जो भी है वो गुड़ से हुआ। ठीक है। तो गुड़, शक्कर, राब, खांड
और सिरका, 5 ठीक है। उत्पाद तो हम गन्ने से बनाते हैं। ठीक है। गन्ने की भी वो वैरायटियां हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जिनके गुड़ की क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो जैसे COJ 88 है, COJ 85 है, तो ठीक है। वो खेत आप देखेंगे ठीक है। तो उसका गुड़ जो बहुत अच्छा माना जाता है, 88 का गुड़, प्लस लंबा टिकता है, तो अच्छी वैरायटियों का। और जी इसके साथ में जैसे जब गन्ना 2 साल लेने के बाद फिर हमारा कट जाता है, खेत खाली होता है, तो फिर गेहूँ लेते हैं। गेहूँ भी हमारा ऑर्गेनिक गेहूँ चला जाता है, और फिर हरी खाद बो के और फिर उसमें धान लग जाती है। धान में कुछ एरिया तो मैं सीड प्रोडक्शन के लिए 2-1 साल से कर रहा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। अच्छी इनकम हो जाती है। ठीक है। पूसा वगैरह से बढ़िया बीज लाके और उसके लिए किसानों के लिए अच्छा बीज तैयार कर देता हूँ। ठीक है। और बाकी चावल हमारा चला जाता है। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास जो है उसके बाद फिर धान के बाद सरसों आ जाती है। सरसों, पीली सरसों मुख्य रूप से मैं लगाता हूँ हमेशा, बहुत दिनों से, मतलब काली लगाए तो 6-7 साल हो गए, शुरू में 1-2 साल लगाई होगी। तो पीली सरसों का बहुत बढ़िया तेल रहता है, बिल्कुल देसी घी बराबर तेल है। ठीक है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए लोग अच्छा पसंद करते हैं। ठीक है। तो मेरे पास 1-1.5 एकड़ सरसों होती है हर साल, 1-1.5 एकड़ धान होती है, और 4.5 एकड़ के आसपास गन्ना रहता है। रोटेशन चलता रहता है, 4 प्लॉट बनाए हुए हैं। तो साथियों, आपने सुन लिया होगा कि भाई साहब क्या क्या उत्पाद बेच रहे हैं, जिसमें कि गुड़ है, हाँ। सरसों का तेल है, गुड़ के संबंधित और जो उत्पाद हैं, शक्कर है, राब है, खांड है, सिरका है, हाँ। सरसों का तेल है, ऑर्गेनिक चावल है बढ़िया किस्म के, बढ़िया बासमती रहते हैं। इसके अलावा गेहूं है हाँ, ऑर्गेनिक बढ़िया किस्म की 200। PBW 226 पे ज़्यादा फोकस रहता है। हाँ। थोड़ा ये कस्टमर को इकोनॉमिक भी रहती है, हमें प्रोडक्शन भी अच्छा आ जाता है और खाने में बहुत बढ़िया। इनमें से कोई उत्पाद आपको घर के लिए चाहिए तो हम भाई साहब का नंबर डालेंगे, लिंक वगैरह सब डालेंगे, आप ऑर्डर करें। दूसरी बात आगे ये हो गई कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो एक बेसिक चैलेंज है, वो मुझे लगता है कि ये है कि सोसाइटी में जो है खेती को लेके एक नेगेटिविटी बन गई है। हाँ, कोई नौजवान यदि मुख्य रूप से खेती करेगा तो सबसे पहले तो उसका परिवार ही कहेगा कि तू खेती में क्या करेगा भाई, कैसे होगा, हैं? ये चीज़ें फिर आपके सामने भी आई होंगी, कैसे इनसे पार पाया फिर? इसका एक ही तरीका है कि जो चल रहा है घर में उसे चलने दो, और एक छोटा सा टुकड़ा कोई ले लो। ठीक है। जैसे मैंने बगल में हमारे 1/2 एकड़ का खेत है ये, शुरुआत में ये लिया था। ठीक है। उसमें सही तरीके से जॉब भी करके, चलती रही थी साथ हाँ, साथ में। हाँ, ठीक है। उसे उसमें पैदा करके दिखाओ अपने घर वालों को, हाँ। और पैदा करके दिखा के फिर उसे बेच के दिखाओ, हाँ। और फिर उसका तुलना करके दिखाओ ठीक कि है। जी देखो, इस 1/2 एकड़ में आपने पारंपरिक खेती करके 10,000 रुपये बचाए हैं साल भर में, हाँ। और इस 1/2 एकड़ में मैंने 30,000 रुपये बचा के दिए हैं। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा, ना घर के करे ना समाज करे। हाँ। रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए बेचना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और बेचने के लिए भाई मैंने तो मतलब लिटरली आपसे कहूँ, मेरे जितने कस्टमर्स हैं 100% कस्टमर मेरे सोशल मीडिया से ही गेन करे हुए हैं। ठीक है। फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आजकल इंस्टाग्राम के माध्यम से, और अपना चैनल ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब के माध्यम से मेरे 100% जो ग्राहक हैं वो सब अननोन है, कोई नोन आदमी नहीं था। ठीक है। और ज़्यादातर सेटिस्फाइड हैं। ठीक है। और हर साल ये मान के चलो 10 से 15% ग्राहक अपने बढ़ जाते हैं। ठीक है। पिछले 2 साल से ये स्थिति आ गई है। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत जो है मतलब मिल में डाल दिया करता था कुछ बचा हुआ गन्ना। 2 साल से हमने शुगर मिल में कोई गन्ना नहीं दिया, हमारे 100% हमारा सारा सामान बिक जाता है। अब जब आप बता रहे हो 8-9 साल से हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो जो उत्पादन की जो खेत की क्षमता है, हाँ। वो ठीक ठाक है? बराबर वाले खेत जो, क्योंकि वो सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यूरिया भी डाल रहे हैं, DAP सब कुछ डाल रहे हैं, उनकी तुलना करेंगे तो क्या अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम लोग 75-80% पर रुक जाते हैं। अच्छा। ये बात सरासर गलत है। कोई ये कहने लगे कि जैविक खेती में केमिकल के बिल्कुल बराबर या केमिकल से ज़्यादा उत्पादन होगा, वो मुझे तो एड़ी चोटी लगाते हुए 8 साल हो गए, मैं तो नहीं ले पाया। मतलब 75 से 80% पर रुक जाते हैं। कोई खेत ऐसा भी है, आज भी स्थिति ये है कि 60% प्रोडक्शन ही है उसमें। ठीक है। वो जैसे कि बारिश की वजह से नुकसान हुआ धान में। ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है, धान एक ऐसी फसल है कि जो लगभग मैच कर जाती है। ठीक है। हाँ, गेहूं ऐसी फसल है जो बहुत परेशान करती है। अच्छा। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है। ठीक और है। गन्ना क्योंकि लंबी फसल है, हाँ। 1-1.25 साल की फसल रहती है, तो वो मैनेज हो जाता है, हमारा 75-80% पर रुकता है। ठीक है। नॉर्मली जो हमारे यहाँ इसके गन्ने के किसान हैं वो लगभग 500 से 600 कुंटल निकाल लेते, 450 से 600 कुंटल के बीच में। और मेरा जो है वो 300 कुंटल तक उत्पादन आ पाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर
जब उत्पादन कम रहेगा, हाँ ये भी बहुत एक समस्या आपको आई होगी, और जो भी खेती करेंगे उनको ये आएगी, जो हाँ। ऑर्गेनिक में आएंगे। जब उत्पादन हमारा कम रहेगा, लागत हमारी रहेगी, हाँ। क्योंकि हम और वो नहीं हाँ, डाल ये रहे भी हैं, एक मिथ्या रसायन नहीं है। डाल ये रहे हैं, कहते तो हैं कि वो- बिना लागत के हो जाती है। जितने का हम खाद बीज खाद दवा से बचाते हैं, उससे ज़्यादा मजदूर को देना पड़ता है। मजदूर को भी, और फिर प्राकृतिक भी तो सॉल्यूशन हम डालेंगे, बिल्कुल, प्राकृतिक रूप से चीज़ें बनाएंगे, वो हाँ। डालेंगे, जिससे कि खेत की क्षमता सही बात है। बढ़े ना, तो कम से कम उतनी रहे कि बैलेंस हो जाए चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब में एक खर्चा आएगा, और उत्पादन कम है हाँ कंपेरेटिवली, बिल्कुल तो फिर उत्पादन कम है, तो फिर हमें खर्चे को मैनेज करने के लिए उसका बिल्कुल। प्राइस जो है प्राइस वो हमें रखना उसी पड़ेगा। हिसाब से रखना पड़ेगा। तो फिर कस्टमर मतलब दिक्कत करता है कि भाई देखिए, नॉर्मल कस्टमर गुड़ हाँ। मैं ले रहा हूँ बाजार में, हाँ। वो तो इतने का है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जो दे रहे हो वो इतना महंगा है। हाँ। ये इस हाँ, चीज़ ये को फर्क रहता है। जैसे सादा गुड़ जो है वो लगभग 50 रुपए किलो उनको मिल जाता है। हाँ। और जो हमारा गुड़ है, पिछले साल तक 110 था, इस साल 120, क्योंकि टैक्सेस लग गए हैं। पहले तो टैक्स फ्री होता था ये, ठीक है। अब तो ये फ़र्क तो आता है। हाँ। लेकिन इस फ़र्क में जब कोई हमसे संपर्क करता है और ये बात आती है हाँ। कि भाई महंगा है, हाँ। तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें ग्राहक को समझानी पड़ती हैं कि आप ये देखिए कि आप साल भर में अपने भोजन के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो, और साल भर में डॉक्टर के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो। ठीक है। जो ज़्यादातर बीमारियां जो जुड़ी हैं वो हमारे भोजन के प्रकार से जुड़ी हैं कि हम भोजन किस तरह का कर रहे हैं। अगर हम बहुत बार हमने देखा, प्रैक्टिकल भी देखा कि शुद्ध भोजन अगर व्यक्ति कर रहा है तो बीमारियां कम से कम होंगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात, आज के टाइम में लोग ऑर्गेनिक को समझ रहे हैं और उन्हें पता है ऑलरेडी इसमें उत्पादन कम आता है, तो ये महंगा है। मेन जो काम है हमारा अप्रोच का है, हम ग्राहक तक पहुँचें कम से कम। जब हम ग्राहक पे पहुँच जाएंगे, उसको सही तरीके से समझाएंगे कि जी ये स्थिति है, इस तरह से होना है, तो ग्राहक सेटिस्फाई हो जाता है, लेते हैं लोग। अब आप ये देखो, मेरा एक प्रोडक्ट है खांड, देसी खांड 250 रुपये किलो है मेरी। अच्छा। और खारी बावली में 45-50 रुपये किलो है। 5 गुनी सबसे महंगी मेरी खांड है। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लेते हैं। सारी बिक जाती है। बिक जाती है सर। ठीक है। गुड़ भी सारा बिक जाता है। गुड़ शक्कर तो शॉर्टेज हो जाती है मार्च में जाके। हाँ। खांड जो है हमारी जून तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि खांड मोस्टली गर्मियों में ही लोग खरीदते हैं। ठंडे की तासीर होती है खांड की। गुड़ शक्कर का उस समय इनटेक कम हो जाता है, तो खांड वगैरह ऐसा नहीं है कि भाई रेट की वजह से हमें विफलता मिलेगी। विफलता हमें जब मिलेगी जब हम ये चाहेंगे कि ग्राहक हमारे पास आए। हम ग्राहक को अप्रोच हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ा बहुत अच्छा संसाधन है। ठीक है। सोशल मीडिया पर ही जाट ट्रेड सेंटर भी काम कर रहा है, और मैं आपको बताऊं भाई, जाट ट्रेड सेंटर के माध्यम से बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर ही मैंने जाट ट्रेड सेंटर में अपना गुड़ वगैरह का पोस्ट डाला था, तो आई थिंक 20-22 साथियों ने संपर्क किया और गुड़ शक्कर लिया अपना। लेके गए, मिलके भी गए। बहुत अच्छा प्रयास ये है जाट ट्रेड सेंटर का कि कम से कम बिजनेस में हम लोग आए। बिल्कुल। केवल खेती के ऊपर निर्भर ना रहे। खेती तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, खेती भी कर रहे हैं, तो फिर खेती में भी कुछ तकनीकी खेती करें। जब कर ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लें। हाँ, थोड़ा अच्छे से कर लें तो क्या, जब थोड़ा ही अच्छे से करने से चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल रही हैं। बिल्कुल। और जो हमारा मुख्य व्यवसाय सदा से रहा, पिछले 20-30 साल में ही तो ये चीज़ें खराब हुई हैं। सही बात है। इसको दोबारा से हम चीज़ों को ठीक करके, और एक मुझे जो आभास हुआ आपसे बात करके, बड़ी इच्छा थी कि नितिन भाई से मिलना है। आपकी एक इमेज है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में जिन्हें अनुभव है, जिन्हें सब चीज़ों का ज्ञान है, जो अच्छे से कर रहे हैं, वो नितिन भाई हैं। तो इन चीज़ों को करने से एक समाज में एक इमेज बनी है, एक पॉजिटिविटी है भाई को लेके कि भाई हाँ, प्योर चीज़ें यदि चाहिए, आपको शुद्ध गुड़ चाहिए तो वो नितिन भाई के पास मिलेगा। शुद्ध आपको शक्कर चाहिए, नितिन भाई के पास मिलेगी, प्राकृतिक तरीके से बनाई हुई। शुद्ध आपको गेहूं चाहिए, आटा चाहिए, चावल चाहिए, तो यहाँ मिलेगा। तो ये इमेज ये रिस्पेक्ट वाली इमेज है समाज में। बिल्कुल। और ये इमेज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेके आती है भाई। हम कभी भी मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। हमारा उत्पादन चाहे कितना ही गिर जाए। पिछले साल एक खेत था कि जिसमें आप ये मानो 150 कुंटल प्रति एकड़ का गन्ने का उत्पादन केवल हुआ। ठीक है। उसमें हमने खूब, अड़ोसी पड़ोसी ने सबने कहा ये दवा ऐसी वैसी है। एक कंपनी वाले भी आगे बोले जी ये टेक्निकल है, ये उसमें नहीं आएगा,
प्रोड्यूस में नहीं आएगा, हमने हाँ। बिल्कुल मना कर दिया। हाँ। हमारी जो इमेज है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आती है हाँ। कि ईमानदारी हमारे काम में रहनी चाहिए, और शायद यही एक फैक्टर है कि 8-10 साल में इस फील्ड में टिक पाया। हाँ। और अब तो पूरा विश्वास है कि अब इससे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, पूरी जानकारी लेके चलें, ईमानदारी, लगन और संयम से चलें, सही बात। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप बहुत लंबा जा सकते हैं और अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। मैं समझता हूँ लगभग सभी सवालों के जवाब आ गए होंगे। हाँ। और कुछ नितिन भाई आपके मन में है युवाओं को खासकर टारगेट बिल्कुल, करते हुए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बताइए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको बहुत अच्छी, बहुत तकड़ी कोई नौकरी मिल रही है तो कर लीजिए। हाँ। और अगर मतलब धक्के खाने वाली नौकरी चल रही है और अपने घर पर 4-6 किल्ले हैं, हाँ। तो खेती में आइए, अच्छी तरीके से खेती करिए। मेरी भी कहीं अगर आवश्यकता है तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं रेगुलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग भी देता रहता हूँ। बढ़िया। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ऑर्गेनिक फार्मर के नाम से है, उससे भी मैं लगातार प्रयास करता रहता हूँ कि अच्छी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसको दिखाऊँ किसान भाइयों को, या जो भी समय समय पर नई जानकारी है वो भी देता रहूं, और साथ ही साथ एक ट्रेनिंग का पूरा सेशन भी उसमें चलता रहे। तो हर तरह से तैयार हैं भाई। बस मेन बात यह है कि खेती घाटे का सौदा तब है जब परंपरागत तरीके से हो रही है, नहीं तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हम एक दाना डालें और वो 3 महीने 5 महीने बाद 100 दानों में तब्दील हो जाए। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बस ये है कि इसे तकनीक से करना पड़ेगा और सही जगह हिटिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हमने ऑर्गेनिक खेती कर ली, ऑर्गेनिक उत्पाद ले लिया और हम ये सोचें हमारे ही गांव में बिक जाएगा। तो हमें मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। जो पिच हमारी सही होनी चाहिए। बिल्कुल, जो पॉइंट्स बताए हैं उन सब चीज़ों पे बारीकी से काम करना पड़ेगा। साथियों, आपका लगातार मिल रहा समर्थन और सहयोग हमें यहाँ तक लेके आया है और बहुत आगे तक जाना है। लगभग 15 के आसपास बिजनेसेस को लेके हमने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिनसे कि युवाओं को सीखने को मिले, एक रास्ता मिले कि भाई हम बाज़ार में इस तरह से जा सकते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके कोई भी आपके मन में सवाल है, शंका है, आप शुरू करेंगे किस तरह से करना है, भाई से आप संपर्क कीजिए। इसके अलावा जो ग्राहक हैं, जो जाट ट्रेड सेंटर से जुड़े हुए जो भाई हैं, वो भाई साहब के जो उत्पाद हैं उन्हें लेने के लिए भी भाई साहब से संपर्क कीजिए। भाई साहब का ईमानदारी, क्वालिटी में एक नाम है, आपको अच्छा लगेगा। आपने हमें सुना, भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय से हमें समय दिया। अरे मैं तो बहुत अच्छा लगा भाई आप आए। काफ़ी समय से इच्छा थी कि ये मुलाकात हो। हाँ। और ये बात बनी। हाँ। बहुत बढ़िया लगा जी भाई, धन्यवाद आपका। वीडियो शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उन भाइयों तक पहुंचाइए जिनको इससे फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना है जाट ट्रेड सेंटर, और आने वाले समय में बहुत एक अच्छी क्रांति हम इसके माध्यम से ला सकते हैं। सभी भाई जुड़ के सहयोग करें, आगे बढ़ें। राम राम। राम राम।